नमस्कार मित्रों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं। प्रश्न एकादशी 21 और प्रश्न एकादशी 22। जी हाँ, आज की क्लास हिंदी भाषा पर आधारित है, जो हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा में आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण होगी। पहला प्रश्न देखते हैं, चलिए बिना किसी देर के। सही दिख रहा है? हाँ, ऊपर के प्रश्न कुछ ठीक से नहीं लग रहे हैं दिखने में। चलिए, पहला प्रश्न है कितने स्वरों की मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगती हैं? हिंदी व्याकरण, हिंदी सामान्य, हिंदी साहित्य में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हिंदी व्याकरण पर आधारित ये क्लास है, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। कितने स्वरों की मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगती हैं? मात्राएं तो बहुत छोटी चीज़ है, बहुत छोटी क्लास में पढ़ाई जाती है, शुरुआत से और अंत तक। तो ये प्रश्न आपके लिए सरल हो सकता है। यदि सरल है तो आप इसका उत्तर दीजिए 1, 2, 3 या 4। कितने स्वरों की मात्राएं ऊपर लगती हैं व्यंजन के ऊपर? तो इसका बी विकल्प सही है। 2 स्वरों की मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगती हैं। व्यंजन के ऊपर 2 स्वरों की मात्राएं लगती हैं, वो कौन से होते हैं? ए और आई। ये जो मात्राएं होती हैं व्यंजन के ऊपर लगती हैं। ठीक है। 4 स्वरों की मात्राएं व्यंजन के पीछे लगती हैं, जिसमें आ, ई, ओ और औ, ये 4 स्वर, इनकी मात्राएं व्यंजन के पीछे लगती हैं। व्यंजन के नीचे 3 स्वरों की मात्राएं लगती हैं, जिसमें उ, ऊ और रे आता है। और व्यंजन से पहले एक मात्रा लगती है जो ए की मात्रा होती है। ठीक है। तो ये सब आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिला। अगला प्रश्न देखते हैं, देवनागरी के अलावा हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? बहुत शानदार प्रश्न है। दूसरा, देवनागरी के अलावा हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? कैथी, महाजनी, ए और बी दोनों, गुरमुखी। तो दूसरे प्रश्न का सी विकल्प सही है, कैथी और महाजनी में। ठीक है। कैथी को कायथी या कायस्थी भी कहते हैं। भोजपुरी जो है, ठीक है, ये कैथी में लिखी जाती है। नेपाल में भी इसका उपयोग होता है, उत्तर भारत में। और जो महाजनी है, मारवाड़ी, हिंदी और पंजाबी इसमें लिखी जाती है। ठीक है। जो व्यापारी लोग हैं मारवाड़ी में, वो महाजनी लिपि का उपयोग करते हैं। अगला है, स्वर इनके पहले आता है, अयोगवाह के, व्यंजन के, दोनों के, किसी के नहीं। तीसरे प्रश्न का ए विकल्प सही है। वर्णमाला में जो स्वर आते हैं वो अयोगवाह से पहले आते हैं। कौन सा स्वर 12 खड़ी में प्रयुक्त नहीं होता? 12 खड़ी तो आपको याद होगी, क, का, के, की, को, कु, के, कई, को, कऊ, कंग, कह। ये 12 खड़ी है। तो इस 12 खड़ी में कौन सा स्वर नहीं आता है, बताइए? तो चौथे प्रश्न का सी विकल्प सही है, रे नहीं आता इसमें। ठीक है, रे नहीं आता है। अगला देखो, 5वां प्रश्न, कंठ तालव्य है, अ, ए और ओ। 5वां प्रश्न, ए दय तो कंठ तालु, ए और ऐ कंठ तालु होते हैं। रे है दंत्य, तालव्य, कंठ या मूर्धन्य। तो छठे प्रश्न का डी विकल्प सही है, रिट रसाणाम मूर्धा, रिट रसाणाम मूर्धा। अगला है 7वां, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं है। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हमने आपको बता दी है, 3 हैं। कौन कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी है, छत्तीसगढ़ी है और बघेली है। ब्रजभाषा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं है। 7वें प्रश्न का बी विकल्प सही होगा। केवल संस्कृत स्वरों में आता है, बताइए? केवल संस्कृत शब्दों में आता है। कौन सा वर्ण केवल संस्कृत में ही आता है, बताइए? संस्कृत शब्दों में ही आता है। तो रे, ड़, श सभी। तो डी विकल्प सही हो जाएगा, संस्कृत में ही आते हैं ये वर्ड। रे भी आता है संस्कृत में, संस्कृत के शब्दों में, ड़ और श। ऊष्म वर्ड हैं अंग और अह, य, व, श, श, क्षत्र। तो ऊष्म वर्ड सी विकल्प सही है। अघोष वर्ण हैं, अघोष वर्ण है, बताइए? अघोष वर्ण है। तो 10वें प्रश्न का सी विकल्प सही है, ड। ठीक है। अघोष पहला और दूसरा वर्ण होता है वर्ग का, और तीसरा, चौथा, 5वां सघोष होते हैं। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, कवयित्री, पूजनीय, दुर्वस्था, आर्शीवाद।
तो 11वें प्रश्न का डी विकल्प सही है, आशीर्वाद होता है, आशीर्वाद, इस तरह से। ठीक है, तो 11 प्रश्न हो गए। प्रश्न एकादशी 22 देखते हैं अब। सामान्य हिंदी, यूपी टेट, सुपर टेट, रीट, शब्द और संज्ञा पर आधारित है। ठीक है, यूपी पुलिस, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सभी राज्यों की सभी परीक्षाएं जहां सामान्य हिंदी या हिंदी व्याकरण पूछा जाता है उन सब के लिए उपयोगी है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। 22वीं एकादशी है। एक या अधिक अक्षरों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को क्या कहते हैं? तो एक या अधिक अक्षरों से बनी जो स्वतंत्र हो और सार्थक हो, ऐसी ध्वनि समूह जो होता है उसे शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द। शब्द की विशेषता होती है कि ये स्वतंत्रता इसमें होती है और सार्थकता होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। परस्पर संबंध रखने वाले दो या अधिक शब्दों को जिनसे पूरी बात नहीं जानी जाती क्या कहते हैं? शब्द, अक्षर, वाक्य, वाक्यांश। तो दूसरे प्रश्न का डी विकल्प सही है। वाक्यांश से पूरी बात नहीं जानी जाती है। परस्पर संबंध रखने वाले दो या अधिक शब्दों को जिनसे पूरी बात पता न चले उसे वाक्यांश कहते हैं, और पूरी बात पता चल जाएगी वो वाक्य होगा। अक्षर आप जानते ही जिसका अक्षर न हो, वर्ण। और शब्द आप जानते हैं, ऊपर आ गया एक या अधिक अक्षरों से बनी स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि शब्द है। वस्तुओं के विषय में विधान करने वाला शब्द। तीसरा प्रश्न, वस्तुओं के विषय में विधान करने वाला शब्द कौन सा है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो वस्तुओं के विषय में विधान करने वाला बताइए। तो तीसरे का सी विकल्प सही है, क्रिया। अगला है चौथा प्रश्न, वाक्यों के प्रयोग के अनुसार शब्दों के भेद कितने हैं? वाक्य के प्रयोग के अनुसार शब्दों के भेद कितने हैं? 2, 3, 5 या 8? तो चौथे प्रश्न का डी विकल्प सही है। वाक्य के प्रयोग के अनुसार शब्दों के भेद कितने होते हैं? 8 होते हैं। कहो रावण, रावण जग केते, वाक्य में रेखांकित रावण शब्द है। बताओ, पांचवा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कहो रावण, रावण जग केते, ये जो रेखांकित शब्द है रावण, वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, समूहवाचक या कोई नहीं? पांचवा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बताओ। तो कहो रावण, रावण जग केते, ये जो रावण यहाँ आया है ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में आया है। ठीक है, पूरी जाति का बोध कराता है कोई शब्द तो जातिवाचक, और व्यक्ति का बोध कराता है तो व्यक्तिवाचक, समूह का बोध कराए तो समूहवाचक। माहात्म्य शब्द है क्रिया, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक? छठा प्रश्न, महात्म्य। महात्म्य का अर्थ जानते हैं आप? किसी के महत्व बढ़ने की अवस्था या भाव। किसी के महत्व बढ़ने की अवस्था या भाव को महात्म्य कहते हैं। ठीक है, महात्म्य शब्द क्या है? तो छठे प्रश्न का डी विकल्प सही है, ये है भाववाचक संज्ञा। किसी के महत्व बढ़ने की अवस्था या भाव, ये एक भाव होता है। ठीक है, अगला है इनमें भाववाचक संज्ञा है मित्रता, पंडित, चलना, नदी। सातवां प्रश्न ए विकल्प सही है, भाववाचक संज्ञा कौन सी है? मित्रता। अगला, किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञाएं हैं? जातिवाचक बताई जानी है आपको, बताओ। दासता, बुढ़ापा, कोमलता। बी विकल्प, काला सागर, ताजमहल, गंगा। झरना, भैंस, घर, सेना, जुलूस, मंडली। तो आठवां प्रश्न सी विकल्प सही है, झरना, भैंस और घर, ये जातिवाचक हैं। कोई भी झरना होगा उसे हम झरना कहेंगे, हर भैंस को भैंस कहेंगे और हर घर को घर कहेंगे। ये तीनों शब्द जातिवाचक संज्ञाएं हैं। 9वां प्रश्न देख लीजिए, विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। विद्वान से बनेगी विधाता, विदुषी, विद्वता या वरदान। तो 9वें प्रश्न का सी विकल्प सही हो जाएगा, विद्वता। विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा क्या होगी? विद्वता। देश को हानि जयचंदों से होती है। रेखांकित में संज्ञा है, जो जयचंद शब्द रेखांकित है इसमें संज्ञा पूछी जा रही, कौन सी संज्ञा है?
जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या पदार्थवाचक। तो 10वें प्रश्न का ए विकल्प सही हो जाएगा। जयचंदों का मतलब होता है देश के प्रति गद्दारी करने वाले लोग। तो ये एक जाति का बोध कराते हैं। कौन सी जातिवाचक संज्ञा नहीं है? पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट, कुतुब मीनार। तो 11वें प्रश्न का डी, कुतुब मीनार व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पत्थर जातिवाचक है, संगमरमर भी और ग्रेनाइट भी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, तो ये हुए 11 प्रश्न पहली प्रश्नोत्तरी में, और दूसरी प्रश्नोत्तरी में फिर से 11 प्रश्न। 11 और 11 22 प्रश्न हुए। कम समय में बहुत अच्छे प्रश्नों का संकलन आपको मिला। आशा और विश्वास है कि आपको ज़रूर कुछ न कुछ नया सीखने को मिला होगा। प्रद्योत गुरुकुल से आप जुड़ेंगे तो आपको हर रोज़ कुछ न कुछ नया और अच्छा, बेहतर, परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी और ज्ञान की दृष्टि से भी उपयोगी, सीखने की दृष्टि से भी अधिक सीखने के लिए आपको ज़रूर मिलेगा। ऐसा हमें विश्वास है, ऐसी हमें आशा है, और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मिलेंगे फिर, तब तक राधे राधे।